हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगस्त 2024 में NAR AE के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन इज़। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या है? सबसे पहले समझते हैं ये एडहेशन क्या होता है। एडहेशन होता है कि लोकोमोटिव का टोटल वेट जो ड्राइविंग व्हील कैरी करता है। ड्राइविंग व्हील पे लोकोमोटिव का जो वेट होता है उसे ही एडहेसिव वेट कहते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या होता है, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन को म्यू इक्वल टू होता है कि ट्रैक्टिव एफर्ट एट विच व्हील स्लिप अकर। इतना ट्रैक्टिव एफर्ट लग जाए जिससे कि व्हील स्लिप होने लगे अपॉन एडहेसिव वेट। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन जो है वो एडहेसिव वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ लोड ऑन द ड्राइविंग एक्सल। ड्राइविंग एक्सल पे जो लोड होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन म्यू। सेकेंड क्वेश्चन है टिपिकल सोलर सेल इफिशियंसी। सोलर सेल की इफिशियंसी अराउंड 20% होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है 12% टू 25% ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। सोलर सेल की इफिशियंसी बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा जोड़ा मैच नहीं करता है? तो इंसुलेशन क्लास में Y से स्टार्ट होता है, YAE। तो Y का टेम्परेचर होता है 90 डिग्री सेल्सियस, तो Y क्लास के लिए 90 सही है। A का होता है 105 डिग्री सेल्सियस, E का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, लेकिन E में लिखा है 130, तो ये मैच नहीं है। ये क्लास B के लिए 130 है, ना कि E के लिए। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो YAE B ये क्लास है इसका। उसके बाद हाई क्लास आता है, फिर C क्लास का होता है हायर टेम्परेचर के लिए। H क्लास के लिए 180 सही है, और क्लास C होता है मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर अबव 180 के लिए क्लास C होता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा। क्लास E का इंसुलेशन 120 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसुलेटर का उपयोग गाय केबल वायर में किया जाता है जहाँ ज़मीन पर लोगों और जानवरों की सुरक्षा के लिए पोल से लाई गई निचले हिस्से को इंसुलेशन करना आवश्यक होता है। अगर हम कोई पोल डायरेक्टली इरेक्ट करें, खड़ा करें, तो उसका हाइट कम होगा। तो इसको हाइट को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको सीधा रखने के लिए यहाँ से केबल ज़मीन पे बांध देते हैं। इस केबल को गाय केबल बोलते हैं। और गाय केबल के लिए यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज होता है वो ST इंसुलेटर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ST इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ Which of the following is the correct application of IGBT device compared to MOSFET? IGBT हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो जहाँ पे हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे IGBT यूज़ करेंगे, तो हाई वोल्टेज करेक्ट होगा। और MOSFET का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी IGBT से ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से कम है वहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं IGBT को, और 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए MOSFET यूज़ किया जाता है। तो IGBT का यूज़ करेंगे हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी के लिए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है टू ऑब्टेन हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द परमिएबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी। यहाँ परमिएबिलिटी नहीं, परमिटिविटी होनी चाहिए।
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन बाई डी। ए एरिया, एप्सिलॉन परमिटिविटी और डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। तो जितना ज़्यादा परमिटिविटी रहेगा कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो हाई परमिटिविटी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर में कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होगा, जीरो होता है। ऐसी पावर डिसिपेशन इन आइडियल कैपेसिटर होता तो वो भी जीरो होता। सिर्फ रेसिस्टर में पावर डिसिपेशन होता है। ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है इंडक्टर और कैपेसिटर। एनर्जी डिसिपेट सिर्फ रेसिस्टर करता है, तो इसका जीरो होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉट डॉट मेगावाट इज द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ जनरेशन प्लांट। मतलब एक जनरेशन प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी निकालना है। अगर मैक्सिमम डिमांड 50 मेगावाट है, लोड फैक्टर 60% है और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50% है, तो मैक्सिमम डिमांड 50 मेगावाट है तो लोड फैक्टर 60% है, तो एवरेज लोड हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज लोड हो गया इसका लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड, तो 60% ऑफ 50 मेगावाट, तो 30 मेगावाट इसका हो गया एवरेज डिमांड। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है 50%, तो इसका प्लांट कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। प्लांट कैपेसिटी होगा एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो इसको अगर हम 0.5 से डिवाइड करते हैं, 50% है तो 0.5 से, तो 60 हो गया इसका प्लांट कैपेसिटी। इसका प्लांट कैपेसिटी 60 है और मैक्सिमम डिमांड है 50, तो रिजर्व कैपेसिटी 60 - 50 10 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 3 स्टेप में बनाया इसको। मैक्सिमम डिमांड को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो एवरेज लोड निकला। एवरेज लोड अपॉन कैपेसिटी फैक्टर किए तो प्लांट कैपेसिटी निकला, और प्लांट कैपेसिटी में से मैक्सिमम डिमांड को माइनस किए वो रिजर्व कैपेसिटी हुआ। तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज। चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, डाउन ट्रांसफार्मर हो, पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होता है, सेम होता है। किसी भी साइड से निकालें, चाहे वो प्राइमरी साइड से निकालें या सेकेंडरी साइड से निकालें, पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρl/A। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सही है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि 220 वोल्ट रेटेड हीटर का उपयोग 110 वोल्ट सप्लाई पर किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट का फॉर्मूला होता है V² बाय R इंटू T। तो वोल्टेज से कैसा रिलेशन है इसका, वोल्टेज को अगर हम हाफ कर दिए, 220 के बदले 110 कर दिए, हाफ कर दिए, तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हाफ का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 1/4 है उसका करेक्ट आंसर है। वोल्टेज को अगर हम 1/4 कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा 1/16, उसका स्क्वायर गुना, ऐसा रिलेशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये AC और DC दोनों के करंट और वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। बेसिकली इसमें एक मूविंग आयरन होता है
और करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन को अट्रैक्ट करता है और ये घूमते जाता है और रीडिंग बताता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हरफनमौला इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी एसी करंट वोल्टेज सबको मेजर करता है। डीसी एसी करंट को भी डीसी एसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल एसी करंट इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट एन एंगल ऑफ डॉट डॉट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल एसी करंट का क्या होता है? आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई पीक अपॉन √2। तो ये 1/√2 वैल्यू कब आएगा साइन का? ये आता है साइन 45 डिग्री का। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√2। तो जब साइन का वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो ये इतने एंगल पे वो आरएमएस वैल्यू देगा। इसका 45 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 रेसिस्टर ऑफ 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन बैलेंस स्टार कनेक्शन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 रेसिस्टर टू फॉर्म इक्विवेलेंट बैलेंस डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन बना हुआ है 10 ओम के रेजिस्टेंस से। अगर हम इसका इक्विवेलेंट डेल्टा बनाएं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो स्टार से जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई R3। ठीक है, तो 10 प्लस 10 ये 10 प्लस ये 10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 10 100 10 इंटू 10 और इस वाले 10 से डिवाइड करना होता है। इससे डिवाइड किए तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 होना चाहिए। ईच रेसिस्टर का वैल्यू 30 होना चाहिए, तब वो डेल्टा में कन्वर्ट होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर इसका डेल्टा कनेक्शन चाहिए तो इसको जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 को मल्टीप्लाई करना है, R1 R2 और R3 से डिवाइड कर देना है लास्ट वाले को। तो 30 ओम आया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है द सोल पर्पस ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन इज टू। डीसी मशीन का सोल पर्पस है एसी को डीसी में चेंज करना, डीसी को एसी में चेंज करना। ये एक्चुअली मैकेनिकल रेक्टिफायर है। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है लैप वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर डॉट डॉट वोल्टेज एंड डॉट डॉट करंट एप्लीकेशन। दो टाइप के वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ दो ही होते हैं, दो ही पैरेलल पाथ होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये करंट का वैल्यू इसमें कम होगा, करंट और वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा। और लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर होता है, LAP। इसमें पैरेलल पाथ जो होता है वो पोल के बराबर होता है। तो जितना पोल बढ़ाते जाएंगे उतना पैरेलल पाथ बढ़ते जाएगा, हर पाथ से करंट निकलेगा, तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, लेकिन सेल का वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब EMF जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ है वो कम हो जाएगा। तो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग सुटेबल है, जबकि वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए सुटेबल है। एक बार फिर से इसको बताता हूँ कि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ ज़्यादा होता है, इसकी वजह से करंट इसमें ज़्यादा मिलेगा, हर ब्रांच से करंट आएगा और वोल्टेज कम रहेगा। जबकि वेव वाइंडिंग में दो ही पैरेलल पाथ होते हैं, तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट कम होगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हॉपकिंस टेस्ट फॉर फाइंडिंग
efficiency of DC motor is, DC मोटर के एफिशिएंसी निकालने के लिए हॉफकिन टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसका मेन डिसएडवांटेज है कि हॉफकिन टेस्ट के लिए 2 आइडेंटिकल मशीन यूज करना चाहिए। अब कोई मैन्युफैक्चरर कैसे 2 आइडेंटिकल मशीन बना सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। इसमें रिक्वायर्ड 2 आइडेंटिकल मशीन, ये इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए ट्रांसफार्मर हैज़ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज। ये अगर IR है, अगर इसका लीडिंग पावर फैक्टर हो गया IXC हो गया तो इसका नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हो जाता है। तो ये कब होगा, जब लीडिंग पावर फैक्टर हो। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है, लीडिंग पावर फैक्टर। 19 नंबर क्वेश्चन है, द efficiency ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस स्लिप होगा। स्लिप अगर 3% है तो उस इंडक्शन मोटर की इफ़िशेंसी 97% के अराउंड होगी। 1 माइनस स्लिप अगर करते हैं तो इफ़िशेंसी आती है 1 माइनस स्लिप। इसका इफ़िशेंसी लगभग 85% से लेकर के 97% तक देखा जाता है इंडक्शन मोटर की, 3 फेज इंडक्शन मोटर की। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट a स्पीड ऑफ 1440 RPM. The rotating field produced by the rotor rotate at a speed of ... RPM with respect to rotor. तो 4 पोल की मशीन है 50 हर्ट्ज वाली, तो इसका जो रोटेटिंग फ्लक्स होगा वो होगा 120 F/P। F का वैल्यू 4 रखेंगे, F का वैल्यू 50 रखेंगे और पोल 4 डालेंगे तो ये 1500 RPM रोटेटिंग फ्लक्स का स्पीड हुआ। रोटर रिवॉल्व हो रहा है 1440 RPM, तो जब 1500 RPM में से 1440 RPM माइनस करेंगे तो 60 RPM जो आया वो है रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। रोटर के रिस्पेक्ट में रोटर जो घूम रहा है और इस रोटर के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो घूम रहा है, तो इस फील्ड का स्पीड रोटर के स्पीड के कंपैरिजन में 60 RPM होगा। 1500 RPM में से रोटर का एक्चुअल स्पीड अगर माइनस करेंगे तो रोटर के कंपैरिजन में रोटर के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका स्पीड निकलेगा। किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। स्टेटर के कंपैरिजन में 1500 RPM होता, लेकिन रोटर के कंपैरिजन में, क्योंकि रोटर ऑलरेडी 1440 RPM के स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए उसके कंपैरिजन में उसका स्पीड 60 RPM होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फेनोमेना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किट लाइन इज कॉल्ड। ये लगता है NIR का फेवरेट क्वेश्चन है। फेरांटी इफेक्ट में होता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, कैपेसिटिव सर्किट की वजह से रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, फेरांटी इफेक्ट कहलाता है। लाइटली लोडेड केस में रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है फेरांटी इफेक्ट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 है, द एयर रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज। जब ट्रेन मूव करती है तो रेजिस्टेंस एयर के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। हवा का दबाव उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, रेसिस्ट करता है। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्चुअली लोकोमोटिव के केस में रेसिस्टेंस इन केजी जो होता है, केजी में निकालते हैं रेजिस्टेंस, ये ओम में नहीं निकालते। रेसिस्टेंस इन केजी का जो फार्मूला होता है वो होता है 0.65 इंटू W। W है लोकोमोटिव का वेट प्लस 13N, यहाँ पे N है कितने उस पर एक्सल हैं 13N,
प्लस 13n, ये नंबर ऑफ एक्सेल हो गया, प्लस 0.01 कैपिटल W स्मॉल v, मतलब लोकोमोटिव का वेट और उसका जो वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। 0.01 प्लस 0.52 v स्क्वायर, v स्क्वायर है ट्रेन की स्पीड के एमपीएच में, 0.52 v स्क्वायर। तो ट्रेन की गति के प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ट्रेन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सही है इसका आंसर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं होगा, प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ट्रेन क्यूब दिया है, क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये फार्मूला इसका 0.65 वेट इन टन प्लस 0.01 वेट इंटू वेलोसिटी प्लस 0.52 वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 0.01 तो बहुत नेग्लिजिबल टर्म है, और जब वेट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बहुत छोटा हो जाता है ये इसके कंपैरिजन में। तो वेलोसिटी के स्क्वायर वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लांट फैक्टर हैविंग मिनिमम डिमांड मोर देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसका मिनिमम डिमांड है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा करके इंस्टॉल कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, यूनिटी ही होगा उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट में अगर कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा, 0 1 है तो 0 मिलेगा, 1 0 है तो 0 मिलेगा, 1 1 है तभी 1 मिलेगा। ये इक्विवेलेंट हो गया सीरीज स्विचिंग के। एक स्विच यहाँ पे है, एक स्विच इसके सीरीज में यहाँ पे। अगर दोनों स्विच क्लोज होगा तभी करंट यहाँ से पास कर पाएगी, अगर एक भी स्विच ऑफ है तो करंट यहाँ से पास नहीं कर पाएगी। तो एंड गेट जो है वो इक्विवेलेंट है सीरीज स्विचिंग सर्किट का।